हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस मतलब कि वो वाला मनी जो कि बिजनेस में हम लगाते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, या जब भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस में। तो अगर इफ वी आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हमारे लिए कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है इन ऑर्डर टू फाइनेंस आवर बिजनेस। मतलब अगर हमें कहीं से लोन चाहिए तो हम कहाँ कहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए। इस बिजनेस फाइनेंस का ये मतलब है द फाइनेंस द मनी विच इज रिक्वायर्ड इन बिजनेस। क्योंकि कोई भी काम अगर हम करने की सोचते हैं, कोई बिजनेस है, कोई कोई भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, हर एक एक्टिविटी में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मनी। विदाउट मनी कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता। और हमारे पास ही सिर्फ मनी के सारे सोर्सेज अवेलेबल हो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमें लोन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फॉर द फाइनेंस डिपेंड होना पड़ेगा। और इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग वेरियस सोर्सेज जहां जहां से हम बिजनेस फाइनेंस मतलब कि वो पैसा जो हमारे बिजनेस में हेल्प करे उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। इन दिस फर्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग 3 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं कि फंड्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। कभी कभी हम फंड्स या लोन लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर पीरियड बेसिस पे देखा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ 3 टाइप्स। अगर लोन हमारा 5 साल से लंबे समय के लिए है तो उसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। अगर लोन हमारा 1 साल से 5 साल के लिए है तो उसे मीडियम टर्म लोन कहते हैं। और अगर लोन हमने 1 साल से कम के लिए लिया है तो उसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो ये पीरियड बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशंस है लोन्स की। अगर आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म लोन जो अब 1 साल के अंदर लेकर चुका भी देते हैं, एंड कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं जो 5 साल से ज्यादा, 10 साल, 8 साल, 12 साल तक के लोन्स होते हैं। तो ये 3 तरह से हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द पीरियड ऑफ ऑन द बेसिस पीरियड। देन कम्स ओनरशिप बेसिस, मतलब कि ओनरशिप बेसिस पे अगर हम फंड्स का डिवीजन करें तो फंड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो होते हैं ओन्ड फंड्स, मतलब कि हमारे खुद के पैसे। अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोची है तो हमारे पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। हमारे कुछ कुछ सेविंग्स होंगी, कुछ हमने अरेंज किया होगा इतने सालों से। तो वो सारा पैसा जो हमारा खुद का है दैट कम्स अंडर ओन्ड फंड्स। एंड वो सारे पैसे जो हम बोरो करने की सोच रहे हैं कि ओके हम इतना कमर्शियल बैंक से ले लेंगे या इतना हम किसी एक्स पर्सन से ले लेंगे, दैट विल बी कमिंग अंडर बोरोड फंड्स। तो ओनरशिप बेसिस पे फंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक खुद का और दूसरा बोरोइंग्स। देन कम सोर्स ऑफ जनरेशन बेसिस, मतलब कि हम फंड को कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, फ्रॉम विच सोर्स द फंड इज जनरेटेड। फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हमारे इंटरनल अरेंजमेंट आते हैं, खुद के पैसे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अंदर से हम जहां जहां से भी फंड रेज कर सकते हैं दैट विल बी कमिंग अंडर इंटरनल सोर्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से फंड को रेज करते हैं लाइक कमर्शियल बैंक या फिर ट्रेड क्रेडिट या फिर कोई और अरेंजमेंट, वहां से अगर हम फंड को रेज करते हैं दैट विल बी कमिंग अंडर द एक्सटर्नल सोर्स। तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इंटरनल मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, मतलब खुद से ही मनी जनरेट करना। एंड एक्सटर्नल मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड होना जो हमें किसी और से मांगना पड़े। इंटरनल तो हम खुद ही अरेंज करते हैं, खुद का होता है, एंड एक्सटर्नल इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ सोर्सेस के ऊपर आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज रिटेन अर्निंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आप इसको सुनेंगे, नॉट ओनली इन दिस बट अकाउंट सब्जेक्ट में भी सुनेंगे, वेरी कॉमन। अब इसको समझते हैं। A company generally does not distribute all its earnings amongst the shareholders as dividends. हम सबको पता है कि ये एक कंपनी होती है एंड कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। कंपनी का जो पूरा शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है जिसे हम शेयर कहते हैं। शेयर मतलब हिस्सेदारी, ठीक है। उस शेयर को जो होल्ड करते हैं, जो वो शेयर खरीदते हैं, उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स के पास क्योंकि कंपनी के छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे से शेयर हैं, तो अब उन शेयर को अब जब वो होल्ड करते हैं तो उन्हें रिटर्न में हमें क्या देना पड़ता है। आपको ये चीज याद रखनी है
कि शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई वेज नहीं मिलता, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, कोई फीस नहीं मिलती। जो रिटर्न उन्हें मिलता है फॉर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उन्हें हम कहते हैं डिविडेंड। तो अगर कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड बांटती है, मतलब उनका हिस्सा बांटती है। उसके बाद फिर भी अगर जो पैसा बच जाता है विच इज आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो उस पैसे को या उस प्रॉफिट के हिस्से को बचा के रख ली जाती है, उसे अपने पास रिटेन कर लेती है, मतलब उसे सेव कर लेती है कि फ्यूचर में कभी अगर मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उस पैसे में से खर्च कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मतलब अपने पास से रोक लेना, जाने मत देना। अर्निंग मतलब जो भी हमने कमाया है। इसका दूसरा नाम है सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब कि हम खुद से ही, देखिए ये तो हमारा एक तरीके का इंटरनल सोर्स हो गया, जो भी हमने पीछे पढ़ा कि हम खुद ही जनरेट करते हैं, और ये हमारा एक तरीके से ओन्ड फंड भी हो गया क्योंकि हमारे खुद के पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इस साल में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से हमने 50,000 अपना बचा लिया। अगले साल हमारे को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, हमने उसमें से अपना 4 लाख बचा लिया। तो ये जो 50,000 पहले साल बचाया, 4 लाख बाद में बचाया, तो ये जो 4,50,000 हमने जमा किया है, वो क्यों जमा किया होगा? वो हमने फ्यूचर में कभी अगर पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो हम उसमें से खर्च कर लेंगे। दिस इज नोन एज रिटेन अर्निंग। इसके तीनों नाम याद कर लीजिएगा, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग एंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक तरीके का सोर्स हो सकता है बिजनेस फाइनेंस को सैंक्शन करने का, कि हम मतलब अपने पास ही पैसे जोड़ते रहें, प्रॉफिट जब जब होता रहे, हमें किसी अन्य सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। सपोज हम काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, तो इस साल हमको अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो हमने अपने सारे हिस्सेदारों को डिविडेंड दे दिया, सबको सैलरी दे दी, वेज दे दी, क्रेडिटर को जो भी पैसे देने थे, इंटरेस्ट वगैरह सब दे दिया। अब भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास अभी भी 1,20,000 रुपीज बच रहे हैं, तो इन 1,20,000 रुपीज को हम फिर प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, हम उन्हें बचा के रख लेंगे और उसे फ्यूचर में कभी भी, अब नेक्स्ट ईयर हो सकता हो प्रॉफिट ना हो, तो अब आउट ऑफ दैट उसमें से दे सकते हैं। वरना प्रॉफिट में हिस्सेदारी देना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आपके पास अगर प्रॉफिट हुआ है तो अपने शेयर होल्डर्स को बांट दीजिए, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा नहीं करती और अपने पास बचा के रख देती हैं क्योंकि फ्यूचर में यूज करने के काम आएगा। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इट कैन बी अ परमानेंट सोर्स, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हमारे खुद के पैसे हैं, तो हम अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं, हमें किसी से लोन लेने की नीड नहीं है, तो मतलब एक तरीके से हमारे लिए परमानेंट सोर्स बन सकता है। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब कि ये खुद के पैसे हमारे जोड़े हुए हैं, ठीक है, हमने किसी से उधार नहीं लिया। अगर उधार लिया होता तो उसे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता हमें हर महीना, लेकिन यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना क्योंकि ये मनी हमारी खुद की मेहनत का है। तो इस वजह से जब कोई इंटरेस्ट नहीं देना, इसका मतलब कोई एक्सप्लिसिट, कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं है, हमारे खुद के पैसे हमारे पास रहेंगे। देन कम्स ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम। ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम का मतलब ये है कि फंड्स हमारे इंटरनली सोर्स, अभी मैंने आपको सोर्स ऑफ जनरेशन पढ़ाया था, उसमें आपका एक था इंटर्न और एक था एक्सटर्नल। तो क्योंकि हमारे इंटरनली सोर्स से जनरेट हुआ, हमने किसी से लोन नहीं लिया, उधार नहीं लिया, तो हमारी खुद की फ्रीडम है, हम उन्हें जब चाहें, जहां चाहें, जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं। पूरा ऑपरेशनल फ्रीडम हमें मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। देन कम्स में इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, यहाँ पे ऑफ रहेगा, इफ नहीं है दिस इज अ टाइपिंग एरर, तो यहाँ पर ऑफ कंसिडर कर लीजिएगा। अगर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स है, रिटेन अर्निंग्स मतलब रिटेन अर्निंग देखिए तभी होगी आपके पास जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर आपके पास रिटेन अर्निंग है मतलब कि कंपनी इज रनिंग इन प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट में रन करती है इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि कंपनी फायदे में चल रही है, नुकसान में नहीं है। जब कंपनी फायदे में है तो आपकी कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है दैट विल इंक्रीज, क्योंकि सबको दिख रहा है कि यार ये तो ना किसी से लोन ले रहे हैं, ना किसी से उधार ले रहे हैं, अपने ही पैसे हैं, इनके पास जनरेट करते रहते हैं, मतलब कि दे आर रिटेनिंग देयर अर्निंग्स, तो उस वजह से हमारे जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एक्सेसिव फ्लोइंग
मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन। मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉफिट जितना भी होता है वो हमें हमारे सारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बट कुछ कंपनीज पैसे को रोक लेती है फ्यूचर यूज के लिए। इस अगर एक्सेसिव करेंगी, अगर अपने शेयर होल्डर्स को कम कम डिविडेंड देंगी और रोकेंगी ज्यादा, रिटेन ज्यादा कर लेंगी फ्यूचर के लिए, तो इससे कुछ शेयर होल्डर्स में डिससैटिस्फैक्शन होता है कि अरे ये तो हमको डिविडेंड ही नहीं दे रहे। तो इस एक्सेसिव अगर आप फ्लोइंग बैक करोगे तो उस केस में आपके शेयर होल्डर्स डिससैटिस्फाई हो सकते हैं। सेकेंड वन इज अनसर्टन सोर्स। हम रिटेन अर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते कि जब प्रॉफिट होगा तभी हम पैसे रोकेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस साल आपको प्रॉफिट ही हो। प्रॉफिट इज अनसर्टन, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस में तो रिस्क है, या तो आइदर यूल विन और यूल लूज, ठीक है, देयर इज नो मिडवे। तो या तो अगर हो गया प्रॉफिट तब तो ठीक है, या फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम किस चीज के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ये उतना पक्का सोर्स ऑफ फंड नहीं बन सकता। दिस इज अनसर्टन क्योंकि फ्यूचर इज ऑल्सो अनसर्टन। देन कम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर्ड। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास अगर पैसे हुए तो या तो हम उस पैसे को सेव कर लें या फिर उस पैसे से कुछ खरीद लें। अगर हमने सेव करने की सोची तो खरीदने वाले ऑप्शन को गिव अप करना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, अगर जो कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, अपॉर्चुनिटी मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो हम पैसे बचा लें या उसे खर्च करके कोई ड्रेस खरीद लें। तो अगर हम पैसे बचा लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था वो हमें गिव अप करना पड़ेगा। इन द सेम केस अगर कंपनी के पास दो ऑप्शन है कि या तो पैसे बचा लो या फिर एक बढ़िया फ्रांस की मशीन खरीद लो, तो कंपनी क्या करेगी, नहीं हम तो बचाएंगे, तो ये जो फ्रांस की मशीन खरीदने वाला ऑप्शन था वो इग्नोर हो जाएगा, विच वॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन कम्स सेकेंड वाला हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, विच इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मतलब एक ऐसा उधार का सिस्टम विच इज एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। वन ट्रेडर टू अनदर मतलब ये वन बिजनेसमैन टू अनदर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया B2B अरेंजमेंट, जहां पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को उधार देता है। इट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। इसमें हम सपोज हम बिजनेसमैन, मैं किसी एक और अपने बिजनेसमैन फ्रेंड को ट्रेड क्रेडिट दूंगी। कैसे दूंगी, अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। एज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, आपको याद रखना है कि एक तरीके की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, मतलब एक साल से कम। इट इज अ B2B अरेंजमेंट। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि ये उधार एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को उधार देता है, which depends upon the factors like credit worthiness, reputation, financial position of the purchasing firm. For example, आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों के जो शोरूम्स होते हैं वो गाड़ियों को कहाँ से खरीद के लाते हैं, वो गाड़ियों को खरीद के लाते हैं मैन्युफैक्चरर से। सपोज मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर और इन्होंने अपनी 100 कार्स दे दी किसको, बी को, और बी कौन है, बी एक शोरूम ओनर है। अब 100 कार्स के पैसे तो बी ने उसको नहीं दिए होंगे, बट कुछ उधार दिया होगा, कुछ पैसे दिए होंगे, बाकी ए ने कहा होगा अच्छा ठीक है बाद में दे देना। दिस इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट, क्योंकि ए कौन है, ए मैन्युफैक्चरर है, एंड बी कौन है, बी भी एक तरीके का बिजनेसमैन है, क्योंकि यह बिजनेस ट्रेडर है, क्योंकि ये गाड़ियों को शोरूम में बेचता है, एंड ए इज हिमसेल्फ अ बिजनेसमैन क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है। तो ए ने अपनी 100 कार्स बी को दी, अच्छा ठीक है तुम मेरी ये 100 कारें ले जाओ शोरूम में बेच देना, एंड बी ने कहा अच्छा ठीक है 100 कार के इतने इतने रुपए हुए, मैं इतना तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन इसका 60% दे देता हूँ। तो ये जो 40% बचा, दिस इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट, मतलब कि ये उधार दे दिया किसने, ए ने बी को, कि अच्छा ठीक है बाद में दे देना। तो दिस इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर, मतलब कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ये उधार देता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर इसकी 100 गाड़ियों को खरीदा है मिस्टर बी ने और मिस्टर ए ने उसको उधार अलाउ कर दिया विदाउट इमीडिएट पेमेंट, क्योंकि 40% क्या बोला कि 40% बाद में दे देना, या फिर मतलब जितना भी उनका डिसाइड हुआ हो कि अभी देना बाद में देना, जो भी डिसाइड हो, तुरंत इमीडिएट पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, बाद में दे सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। तो हो सकता हो एक को रिक्वायरमेंट हो कि अच्छा ठीक है अभी 60% ही दे दो, तो उसने शॉर्ट टर्म के लिए उसको दे दिया, मतलब कि 1 से 5 ईयर के लिए। इट इज अ B2B अरेंजमेंट। B2B मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को देता है, और फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, क्रेडिट वर्दनेस, मतलब कि अब आप खुद ही सोच गए कि 40% अमाउंट अभी गाड़ियों का रह गया है एंड 100 गाड़ियां हैं, तो किस बेसिस के ऊपर लोन दिया होगा,
उधार तो दिया है वो तो हमें दिख रहा है, बट क्या कोई प्रॉपर्टी रखवाई होगी मिस्टर बी की कि नहीं नहीं तुम मुझे अपने शोरूम के कागज रखो या कोई जमीन रखो, ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिर्फ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ट्रेडर के क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, मतलब कि क्या ये हमारे को वापस क्रेडिट दे पाएगा, उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, उस शोरूम ओनर की फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कैसी है, इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ही उसको ये 100 गाड़ियों के पैसे माफ, मतलब इमीडिएट पेमेंट नहीं अलाउ करी होगी कि ठीक है बाद में दे देना। उसके फैक्टर्स जो हैं वो ये सारे हैं, ठीक है, कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वो उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट पे, इस बेसिस पे ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मेरिट्स के ऊपर आ जाते हैं कन्वीनियंट। एक तो ये कन्वीनियंट होता है, बहुत सही रहता है और अब हम जब चाहें उसका पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में है। रेडिली अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल मतलब कि हम उन्हें ही क्रेडिट देंगे जिन्हें हम पहले से जानते हैं, हमें पता है कि यार ये मार्केट पे इसका सही है, ये अगर किसी से पैसे लेता है तो दे देता है टाइम पे, तो रेडली अवेलेबल है कि ठीक है कोई नहीं तो कम से कम इससे तो हम ले ही सकते हैं। थर्ड वन इज प्रमोट सेल्स। सेल कैसे प्रमोट होती है? अब अगर बी मिस्टर ए की गाड़ियों को लेकर जाएगा अपने शोरूम में बेच देगा तो उसकी सेल्स तो हो ही रही है। ऑन द अदर हैंड जो भी पैसे आएंगे वो ए को वापस चुकाता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा, काम नहीं रुकता, काम होता रहता है। जो दो बिजनेसमैन जो काम कर रहे हैं, ए अपनी गाड़ियों को बनाने में फोकस करेगा एंड बी गाड़ियों को बेचने में फोकस करेगा, दोनों का अपना खुद का काम होता रहेगा। देयर विल बी नो इंटरप्शन। देन कम्स नो चार्ज ऑन एसेट इज क्रिएटेड, क्योंकि जो लोन मिस्टर बी को दिया गया वो कोई उनके मतलब उनसे कुछ पैसे रखवा के या उनकी कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं दिया गया, वो सिर्फ उनकी रेपुटेशन गुडविल के बेसिस पे दिया गया है। कुछ डीमेरिट्स हो सकते हैं, चांसेस ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जब इजीली फंड अवेलेबल होता है कि ठीक है हम इससे ले लेंगे उससे ले लेंगे, तो हम कभी ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं कि ठीक है पैसे तो बाद में देंगे और अपना काम करने लगते हैं, पैसे देना भूल जाते हैं या फिर डिले करते हैं। तो इस ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वन पार्टी जो है वो सफर कर सकती है, तो इसलिए ये एक डीमेरिट हो सकता है। लिमिटेड फंड्स कैन बी जनरेटेड। लिमिटेड फंड्स कैन बी जनरेटेड मतलब कि हम हर तरह का फंड जनरेट नहीं कर सकते, एक हद तक ही पैसे जनरेट कर सकते हैं, उससे आगे नहीं, क्योंकि हम एक तरीके का उधार दे रहे हैं और ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। इट मे बी अ कॉस्टली सोर्स, मतलब कि ये कभी कभी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि गाड़ियों की कीमत आपको पता है, या कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसकी कीमत मार्केट में कैसी है वो भी डिपेंड करता है, तो ये कभी कभी महंगा पड़ सकता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमें वापस पैसे नहीं मिल पाए तो और भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड क्रेडिट के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कंसेप्ट है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग हमारा लास्ट कंसेप्ट है इस वीडियो का। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच factor renders various services like discounting of bills and collection of clients' debt. Under this, the account receivables are sold. Account receivables are sold to the factor at a certain discount, and then factor becomes responsible for all credit control and debt collection. It can be of two types, recourse and non-recourse. Factor charges fee for their service regulated by RBI. फैक्टरिंग मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे देयर आर टू पार्टीज। नाउ लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, तभी आपको समझ में आएगा। ये है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए को चाहिए है कि इनको मिल जाए पैसे, इनको इमीडिएट मनी की रिक्वायरमेंट है, एंड मिस्टर ए के पास 25 डेटर्स हैं, जिन डेटर्स ने बोला था कि वो मिस्टर ए को पैसे देंगे एक डेट आने पे। तो ये जो 25 लोग हैं इन्होंने बोला था मिस्टर ए को पैसे देने के लिए, तो इनके पास 25 बिल्स भी हैं, ठीक है, लिखित में कि ठीक है इस डेट पे मिस्टर ए को पैसे दे देंगे। तो 25 लोग हैं, तो ये 25 रसीदें हैं कि ठीक है यहाँ से पैसे आएंगे, बट मिस्टर ए को इमीडिएट पैसे चाहिए अभी के अभी। तो मिस्टर ए एक ऐसी कंपनी के पास गए जो फैक्टरिंग सर्विसेज देती है, मतलब फैक्टर है। मिस्टर ए ने इस फैक्टर कंपनी से कहा कि यार मेरे पास 25 बिल्स हैं, मतलब 25 अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, मैं वो आपको बेचना चाहता हूँ। तो मिस्टर ए ने ये 25 डेटर की जो रसीदें थी वो अपनी उस फैक्टरिंग कंपनी को बेच दी, एंड रिटर्न में फैक्टरिंग कंपनी ने उस बिल के बदले या उन 25 रसीदों के बदले मिस्टर ए को उन रसीदों के बेसिस पे 80 to 90% पेमेंट कर दिया। सॉरी ये बहुत बहुत बुरा टाइप हो रहा है बट समझ लीजिएगा, 80 to 90% का पेमेंट कर दिया उन रसीदों को देखकर।
अब मिस्टर ए ने वो 80 to 90% रिसीव कर लिया। अब ये जो 25 डेटर बचे थे, इन 25 डेटर की रसीदों में जो जो डेट लिखी थी वो अब पैसे लाके मिस्टर ए को नहीं देंगे, बल्कि किसको देंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसने उन 25 डेटर की रसीदें खरीदी थी फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से देखते हैं, फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें फैक्टर मतलब कि ये वाली कंपनी जो कि लोगों के अकाउंट रिसीवेबल या उनके बिल्स खरीदती है और उन्हें मनी सैंक्शन करती है। अंडर दिस अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब कि बिल्स, यहाँ पर जो 25 डेटर थे मिस्टर ए के, जिनसे मिस्टर ए को पैसे मिलने वाले थे, लेकिन मिस्टर ए से वेट नहीं हुआ क्योंकि उन्हें इमीडिएट मनी की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने वो 25 के 25 अपने बिल्स या अकाउंट रिसीवेबल्स उठाकर बेच दिए। किसको, फैक्टर को, फैक्टरिंग कंपनी को एट अ सर्टेन डिस्काउंट 80 to 90% रिसीव किया। देन द फैक्टर बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, अब फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल बन चुके हैं फॉर ऑल क्रेडिट कंट्रोल। अब ए को कोई मतलब नहीं, अब ए के जितने भी डेटर्स थे जो ए को पैसे देने वाले थे, अब वो ए को नहीं देंगे, क्योंकि ए को तो 80-90% पैसा दे ही चुकी है, कौन, फैक्टरिंग कंपनी। तो अब ये जो बाकी के जो बचे हुए डेटर्स हैं उनको अब ए से कोई मतलब नहीं है, वो पैसे देंगे जाकर हमारी फैक्टरिंग कंपनी को, क्योंकि उस फैक्टरिंग कंपनी ने ए को ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं उनसे उनकी बिल्स को खरीदने के बाद। नाउ इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जो बिल रिसीवेबल्स हैं, सॉरी जो फैक्टरिंग है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो है रिकोर्स और एक है नॉन रिकोर्स। रिकोर्स फैक्टरिंग वो वाली फैक्टरिंग होती है जहां पे क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड। क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड मतलब, अब जैसे कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, जो मिस्टर ए है वो हमारे क्लाइंट है, किसके, फैक्टरिंग कंपनी के, क्योंकि फैक्टरिंग कंपनी अपनी फैक्टर सर्विसेज देती है, तो सर्विसेज जो रिसीव कर रहा है वो क्लाइंट हो जाता है। तो मिस्टर ए जो है वो क्लाइंट है फैक्टर सर्विसेज के, तो अगर रिकोर्स वाला ऑप्शन होता है तो ए इसमें प्रोटेक्ट नहीं होंगे, अगर नॉन रिकोर्स है तो ए प्रोटेक्ट होंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 25 डेटर्स थे, ठीक है, 25 डेटर में 5 डेटर बैड डेट निकल गए। अगर 5 बैड डेट निकल जाते हैं तो फैक्टरिंग कंपनी अगेन मिस्टर ए के पास जाएगी, कहेगी कि नहीं, आपके 5 डेटर बैड डेट निकले, मुझे पैसे आप दो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिकोर्स वाला, जिसमें कि क्लाइंट प्रोटेक्ट नहीं है, अगर बैड डेट हुआ तो कंपनी आपसे रिसीव करेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा फैक्टरिंग नॉन रिकोर्स है, मतलब कि अगर कोई बैड डेट होता है तो कंपनी विल बी सफरिंग। अगर 25 में से 5 बैड डेट निकल जाते हैं तो फैक्टरिंग कंपनी ही जाकर उन डेटर के पास उनसे पैसे निकलवा सकती है, मिस्टर ए का कोई भी रोल नहीं है। मिस्टर ए नॉन रिकोर्स वाले में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है इन द केस ऑफ बैड डेट, एंड रिकोर्स वाले में अनप्रोटेक्टेड है इन द केस ऑफ बैड डेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन कम्स मेरिट्स, चीपर देन बैंक क्रेडिट, बैंक से लोन लेने से सस्ता पड़ता है, और थोड़ा सा कैश फ्लो एक्सेलरेटेड, क्योंकि हमें 80 to 90% फंड रिसीव हो जाता है तो कैश फ्लो एक्सेलरेट हो जाती है। नो चार्ज ऑन एसेट, क्योंकि हम इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं रखवाते, हम सिर्फ अपने बिल रिसीवेबल्स को सेल करते हैं, तो हमारे पास कोई एसेट भी नहीं है जो हमारे पास से जा रही हो। क्लाइंट्स कैन कंसंट्रेट ऑन फंक्शनल एरियाज, क्लाइंट को मनी की रिक्वायरमेंट थी, उसने अपने बिल्स को बेच दिया, अब वो अपने मनी को लेके अपने इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर फोकस कर सकता है, रादर देन वरीइंग अबाउट डेटर के बारे में सोचना कि यार इससे पैसे निकलवाने, उससे पैसे निकलवाने, क्योंकि अब वो पैसे निकलवाने वाला सारा काम फैक्टरिंग कंपनी ने अपने अंडर ले लिया है। देन कम सम डीमेरिट्स, क्योंकि एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ सकता है। अगर आपके पास बिल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है या बहुत कम मात्रा में, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, देन यूजुअली ये THAN है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका हाई रहता है, एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी, मैंने आपको बताया ये मिस्टर ए है एंड ये फैक्टर है, और ये मिस्टर ए के 25 डेटर है। मिस्टर ए के 25 डेटर मिस्टर ए को पैसे देते, लेकिन बीच में कौन आ गया, फैक्टरिंग कंपनी आ गई, तो फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी जो कि पैसे निकलवाने के लिए आई होती है। ओके एवरीवन, सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, यू कैन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन जॉइन मी ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है। यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम फॉर ऑल PDFs, फॉर ऑल नोट्स, फॉर एवरीथिंग दैट आई टीच है, उसका एक PDF वहां पर जाकर शेयर होता है। यू कैन जॉइन ऑन Instagram, you can join on Twitter if you want. Thank you again and may God bless you all.